कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी दो लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि उसे क्या लूट मिली है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद, और वही हमारा एमसी अपना बैलेंस चेक कर रहा होता है जो कि माइनस में जा रहा है क्योंकि वो पहले ही बहुत पैसे यूज कर चुका है। और फिर उसने 50 साल पहले घटी किसी बात के बारे में सोचा। टोक्यो में यह एक अच्छा और शांतिपूर्ण दिन था, लेकिन अचानक वो शांति अफरा तफरी में बदल गई। दुनिया भर के विभिन्न इलाकों में डंजन्स दिखाई देने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे में चैनल मूनलाइट एक्सप्लेनर को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड उसी चैनल पर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ इंसान भी अपने आप को ढालने लगे। उन्होंने क्लासेस से कही जाने वाली शक्तियां हासिल कर ली। ये शक्तियां उन क्लास बुक्स से आई थीं जिन्हें डंजन्स के अंदर से पाया जा सकता था। लोग इन शक्तियों को हासिल करने के लिए और इन राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने लगे। और जिनको ये बुक्स मिली उन्हें एक क्षमता प्राप्त हुई, और ये इंसानियत के विकास की शुरुआत थी। लोग डंजन्स पर जितना शुरू कर दिया, और हमारे मुख्य नायक अकीसुरा शू को भी एक क्षमता मिली। शू एक गोलेम से लड़ रहा था और उसने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसकी मुख्य क्षमता को अप्रेजल कहते हैं। इससे शू उस राक्षस के बारे में जानकारी पता लगा सकता है जिससे वो लड़ रहा है। वो लोगों की ताकत, कमजोरी और उनके हुनर को देख सकता है। उसे पता था कि ये लकड़ी का गोलेम धीमा है, इसलिए वो इसके हमले से बच गया। और इस ज्ञान के साथ उसे मालूम चल गया कि वो अपनी तलवार से इस लकड़ी के गोलेम को काट सकता है, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। शू को इस मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में भी पता था, और वो है इसके सिर पर जो क्रिस्टल है। उसने क्रिस्टल को नष्ट कर दिया, और सिस्टम ने उसे दिखाया कि उसे इसे हराने के लिए 30 अनुभव अंक मिले, और उसका एक लेवल ऊपर चढ़ गया। हमारे मुख्य किरदार को इस मॉन्स्टर को हराने में साफ तौर पर मुश्किल हुई, भले ही उसके पास इसके खिलाफ जरूरी सारी जानकारी थी। मॉन्स्टर को हराने के बाद उसने इसकी एक फोटो खींच ली। वो लेवल ऊपर चढ़ने के चलते उसने अपनी स्टेटस विंडो भी चेक की। ये हैं हमारे मुख्य किरदार के अभी के आंकड़े। वो 20 साल का है और वो लेवल 2 स्पेस है। उसके बाकी स्टेट्स औसत से कम हैं। उसका मानना था कि वो तो वैसे भी कमजोर स्टेट्स के ऊपर है। उसका अप्रेजल नाम का क्लास भी बेकार था, और पूछने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वही एकलौता था जिसके पास ये था। शू राक्षसों के अलावा यह काबिलियत लोगों पर भी आजमा सकता है, पर यह तो मोरालिटी के खिलाफ है। इस ख्याल में खोया हुआ उसके द्वारा हराया गया राक्षस अचानक साकार होने लगा। ये राक्षसों द्वारा चीजों का गिरना का प्रोसेस है। शू को ये लकड़ी का गोलेम का टुकड़ा मिला। ये अप्रेजल पेपर्स जो लोग डंजन्स में से भी प्राप्त करते थे, वो एक मशहूर आइटम है। इनका असर जूतों के अप्रेजल जैसा ही होता है, और लोग इन पेपर्स को 1000 येन प्रति टुकड़ा खरीदते हैं। शू सोचता था कि उसकी कीमत भी बस इन पेपर्स जैसी ही है। हमारा एमसी बच्चे के रूप में एक्सप्लोरर बनने का सपना देखता था, और अभी तो उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो रही थीं, क्योंकि उसे लगा कि उसे एक बेकार योग्यता मिली है। टोक्यो में एक एक्सप्लोरर की गाइड में शू यहाँ पार्ट टाइमर की तरह काम करता है। वो इंसानों का अप्रेजल करने वाली नौकरी कर रहा है। गिल्ड उसे अप्रेजल पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करके पैसे देती है, और भले ही कुछ साहसी लोग उसकी पीठ पीछे बातें करें, पर वो जानता है कि खुद को खोजी कहलाने का वो पूरा हकदार है। उसके बाद वो उन साहसियों द्वारा दिए गए और सामानों का मूल्यांकन करता है। ये पार्ट टाइम काम उसे प्रति सामान 700 येन देता है, यानी कि मूल्यांकन पत्र से 300 येन कम है। शू ये काम डंजन्स में जाने के बाद से ही कर रहा है। वो अपना अतिरिक्त माना कमाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारे एमसी ने तो बस 1 घंटे में 7700 येन या तकरीबन 57 अमेरिकी डॉलर कमा लिए, पर इस काम से उसके मोना का इस्तेमाल हो जाता है। अपने घर वापस आकर शू कुछ कर रहा था। उसने अपने फोन में वो वीडियो चेक किया जो उसने अभी रिकॉर्ड किया था। थोड़ा हिला हुआ है, पर उसे लगा ये काफी होगा। फिर वो वापस उस काम में लग गया जो वो कर रहा था। वो कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है। पता चला कि हमारे एमसी ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया है। वो इससे कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का सोच रहा है। शू अभी सोच रहा था कि क्या लोग इस तरह की चीज में दिलचस्पी लेंगे। मन नहीं था, पर फिर भी उसने वो कर दिया। उसने उस स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में अपना पहला वीडियो पब्लिश किया। उसके बाद शू ने सोचा बस अब दिन खत्म। पहली बार यूट्यूबर बनने की तरह वो अपने वीडियोस की प्रगति का इंतजार करते करते सो नहीं पाया। मेरी तरह जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था, शू को 1 घंटे बाद 5 व्यूज मिले। उसका एक हिस्सा निराश नहीं था, क्योंकि उसके एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे। फिर उसने सोचा छोड़ो और सो गया। जब वो सो रहा था, ये नोटिफिकेशन आने लगे। जैसे जैसे उसके वीडियो को और व्यूज मिल रहे थे, अनुभव के और नोटिफिकेशन आने लगे, और ज्यादा देर नहीं हुई शू का लेवल बढ़ गया। हमारे एमसी की आंख इसी नोटिफिकेशन के साथ खुली।
शू उठ बैठा क्योंकि उसे लगा उसने अभी लेवल अप का नोटिफिकेशन सुना। फिर उसने अपनी स्टेटस विंडो चेक की। उसका लेवल 1 से ऊपर हो गया था। वो वाकई में लेवल अप हो गया था। इसने शू को सोच में डाल दिया। उसने सोचा ये कोई बग वगैरह होगा, पर थोड़ा डर भी गया, इसलिए जांच पड़ताल करने लगा। थोड़ा किया, उसने इंटरनेट पर अपनी समस्या से संबंधित कुछ खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अपने कंप्यूटर पर ब्राउज करते समय उसे अपने द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो याद आया। शू बहुत खुश था क्योंकि वीडियो को रातों रात 30 बार देखा गया। उसने सोचा कि यह प्रगति पहले से ही काफी अच्छी थी। इसके बाद उन्होंने एक साथ 6 अन्य वीडियो पोस्ट किए। अगले दिन RMC वापस कुछ देख रही थी। शू को अभी पता चला कि वह अब स्तर 5 पर है। वह उन कारणों के बारे में सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जब वह ऐसा कर रहे थे तो उन्हें अपने YouTube चैनल से एक सूचना मिली। उनके वीडियो पर किसी ने कमेंट किया है। शू ने जल्दी से अपना डेस्कटॉप खोला और जांचा कि वह कौन था और टिप्पणी किस बारे में थी। यह उनकी सबसे पहली टिप्पणी थी। यह रियन नाम के इस उपयोगकर्ता का था और संदेश उसके मार्गदर्शन के लिए उसे धन्यवाद दे रहा था। इससे शू बहुत खुश हुआ। जब यूट्यूबर्स को इस प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त होती हैं, तो वास्तव में ऐसा ही महसूस होता है। इससे आपको यह महसूस हुआ कि उसकी मूल्यांकन क्षमता बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। यार, इस शू ने 7 वीडियो डाले और कुल मिलाकर उसको 1000 व्यूज मिले। शू तो अपने वीडियो के व्यूज से काफी खुश था। और तो और उन एक्सप्लोरर्स को भी मदद मिली जिन्होंने उसका वीडियो देखा। और ये सोचकर कुछ तो शू ने समझ लिया होगा। उसको लगा कि लोगों ने उसके वीडियो देखकर उसको कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स बांटे हैं। ये बात तो वैसी ही थी जैसे एक हीलर जंग में किसी एक्सप्लोरर की मदद करता है। हीलर को भले ही किल न मिले, पर फिर भी अपने योगदान से कुछ एक्सपीरियंस तो हासिल कर ही लेते हैं। शायद यही कुछ शू के साथ भी हो रहा था। उसको लगा कि जिन्होंने उसका वीडियो देखा उन्होंने कुछ मॉन्स्टर्स को हराया होगा, और चूंकि उसने कुछ जानकारी दी थी, उसे भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया। पर हमारे RMC को अभी भी इस बात पर संदेह था क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो शू ने तय किया कि बाहर जाकर ये बात चेक करे। वो अपने पास के किसी डंजन में गया। मॉन्स्टर के स्टैट्स कई वेबसाइट पर पोस्ट किए जा चुके थे, पर उसमें सिर्फ मशहूर वाले शामिल थे। वो जो शुरुआती लोगों को चाहिए होते हैं वो वहाँ नहीं है। इसीलिए शूज का स्लाइम को हराने का गाइड वायरल हो गया। हमारा MC अब और वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा था नौसिखियों के लिए, और वो इन्हीं से शुरुआत करेगा। शू ने रिकॉर्डिंग शुरू की और उसने इस कंकाल से लड़ाई की। और जब वो लड़ रहा था, वो अपने वीडियो के लिए जरूरी जानकारी भी डाल रहा था। अगला मॉन्स्टर ये ज़ॉम्बी था। इसके हमले तो ताकतवर थे, पर ये बहुत धीमा था, तो नौसिखियों को बस इसके हमलों से बचने की जरूरत थी। रही बात व्रेथ्स की, तो केवल जादू के हमले ही उन पर काम करते हैं। तो अगर नौसिखियों के पास कोई जादू का कौशल नहीं है, तो उन्हें बस अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। उसके बाद शू ने एडिटिंग पूरी की और वीडियोस पोस्ट कर दिए। इस बंदे ने अभी अभी इन अमर भूतों के लिए नौसिखियों का गाइड पोस्ट किया है, और ज्यादा देर नहीं हुई, अनुभव अंक भी आने लगे। हमारे MC का लेवल एकदम से 10 पर पहुंच गया। पिछली बार से उसके स्टैट्स थोड़े बेहतर हो गए थे और उसे स्टोरेज नाम की एक नई क्षमता भी मिल गई। शू बहुत खुश था क्योंकि उसका अनुमान सही निकला। इस बंदे ने लेवल अप करने का एक जबरदस्त तरीका खोज निकाला। इसके वीडियो को अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है। ये आदमी खुश था कि जो गले का कैमरा खरीदा था वो वाकई काम का निकला। आखिरकार उसने इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। फिर शू ने अपने स्टेटस विंडो में अपनी नई स्किल चेक की। ये किसी अलग डायमेंशन में एक स्टोरेज बॉक्स जैसा है, और अभी वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के आकार के आसपास की चीजें स्टोर कर सकता है। ऐसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाकर शू को गिल्टी फील हो रहा था, पर उसके अप्रेजर के स्टैट्स वाकई काफी कम थे। उसने सोचा कि डंजन में खुद जाने से पहले उसे और लेवल अप कर लेना चाहिए। फिर उसने अपने वीडियोस पर नए कमेंट्स देखे। कुछ लोग तो बेहतर एडिट्स की कामना कर रहे थे। शू तो बस टॉप फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसका बजट सीमित था। उसे पता था कि अभी वो किसी को ये काम करने के लिए हायर नहीं कर सकता। फिर शू ने एक पार्ट टाइम डंजन जॉब का एड देखा। इस जॉब की पे देखकर उसकी दुनिया रोशन हो उठी। शू ने जॉब चेक किया और सोचा कि ये काम उसके लिए एकदम सही था। हमारा मंच संचालक अब इस विशाल इमारत के सामने खड़ा था। ये जगह लेखकों की गिल्ड की थी। शुए ने नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। उसे एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि वो इस गिल्ड के पार्ट टाइम वर्कर के रूप में चुने गए हैं। वो फ्रंट डेस्क पर गया और अपना परिचय दिया। शू पोर्टर के रूप में काम संभालेंगे। पोर्टर वह होता है जो डंजियन में खोजकर्ताओं द्वारा पाए गए सारे सामानों को उठाता है। उस औरत ने शू को मीटिंग रूम तक ले गई, फिर उसे उस कमरे में ले जाया गया। कमरा खोलते ही शू ने सामने कुछ डरावने से दिखने वाले ऐसे पुरुषों को देखा जो सभी कहीं न कहीं से पुराने सिपाही लग रहे थे। उसने झुककर सबसे मिलना किया, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की।
शॉ ने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की थी, क्योंकि आखिरकार वो सिर्फ एक साधारण पोर्टर ही तो था। लेकिन फिर एक आदमी आगे बढ़ा और उसका स्वागत किया। उसका नाम कैजुमा शाओ था। वो आर्थर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर थे। उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही शू अपने लिए एक अच्छी सीट ढूंढ रहा था, वह एक लड़की से टकरा गया। क्विकली माफी मांगी और उसकी मदद करने की कोशिश की। इस लड़की को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उसने कहा कि माफी मांगने वाली तो वह खुद है। शूवे ने देखा कि यह लड़की विदेशी है। पता चला ये लड़की आज पोर्टर का काम भी करने वाली है, बिल्कुल शू की तरह। उसने खुद को रेनेवा के रूप में परिचय दिया। शू को अपने वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति की याद आई। रियन उस व्यक्ति का भी नाम था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। रियन सोच में पड़ गई कि शू के पास कोई बैग क्यों नहीं है। हमारे मेजबान ने फिर अपनी कला रियान को दिखाई। उसे अपनी स्टोरेज स्किल पर काम करना चाहिए और वो खुद के लिए पानी की बोतल निकाल लाया। और अभी शूज स्टोरेज स्किल पहले ही लेवल 3 पर पहुंच गई है। उसने अपने YouTube वीडियो से खूब अनुभव हासिल किया है। अब उसकी स्टोरेज एक कमरे जितनी बड़ी हो गई है। रायन अचानक ईर्ष्या महसूस करने लगी, क्योंकि शूज स्किल बहुत काम की थी। शू ने उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश की और कहा कि उसके पास कोई लड़ाई की कला नहीं है। फिर रियान का मूड खिल उठा और उसने शू से कहा कि वो उसकी रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर लाइटें बंद कर दी गईं। मीटिंग अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। आर्थर्स गिल्ड के नेता ने खुलासा किया कि इस मीटिंग में शामिल लोग अलग अलग गिल्ड्स से हैं और दूसरी गिल्ड्स के अन्य एक्सप्लोरर्स का परिचय कराते समय एक महिला ने शू का ध्यान खींचा। उसे पता था कि यह महिला कौन थी। वो फ्रेश ब्लड आइडल्स गिल्ड की नेता कियोरमान शिजुका हैं, एक ए रैंक एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर्स की रैंक्स कई स्तर में बांटी गई थीं और रैंक एक्सप्लोरर्स को सबसे ताकतवर माना जाता था। कोरिया में इनकी संख्या 10 से भी कम थी। रायन और शू अचानक दबाव महसूस करने लगे। मीटिंग जारी रहते हुए शू को लगा कि यह मिशन ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पोर्टर होगा। लेकिन जब उसने सुना कि वो कौन से डंजन में जा रहे हैं, तो उसका नजरिया बदल गया। उनका मिशन ए रैंक डंजन के साथ था, जिसे स्काई फोर्ट्रेस कहा जाता है। एक ए रैंक वाली डंजियन दुनिया की सबसे खतरनाक डंजियन होती है और इसने हमारे हैरान हो जाओ, इसका डंजन का नाम स्काई फोर्ट्रेस इसीलिए पड़ा क्योंकि ये हवा में तैरते हुए महल जैसा है। शू पहले से ही इस मिशन को पूरा करने की उम्मीद खो चुका था। वे अभी स्काई फोर्ट्रेस के वार्प गेट के सामने खड़े थे। शू तो जाना चाहता था, पर ये आदमी उत्साह से भरा हुआ था और उसने शू को हौसला दिया कि वो कर सकता है। आखिरकार उनका मिशन इस डंजन को पार करना नहीं, बल्कि जासूसी करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। फिर वो महिला आगे आई और एक्सप्लोरर्स को बताया कि वे क्या करेंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, वो महिला कुरामिन शिजुका थी, फ्रेश ब्लड आइडल्स गिल्ड की गिल्ड लीडर। करीब 80 एक्सप्लोरर्स इस अभियान में भाग लेने वाले थे और ज्यादातर ताकतवर लोग उसकी गिल्ड से थे। सिर्फ उनके उपकरण और हथियारों को देखकर ही लोग समझ जाते थे कि ये सभी मजबूत हैं। वार्प गेट फिर प्रकट कर दिया गया। डंजन में पहला ग्रुप जो जाएगा उसका नेतृत्व शिजुका करेंगी। रायन और शू पहले से ही इन सभी मजबूत एक्सप्लोरर्स के बीच अपने आप को बाहरी महसूस कर रहे थे। फिर कुरामिन शिजुका ने बोलना शुरू किया और बताने वाले थे कि उनके ग्रुप में उनके साथ कौन आएगा। शू पहले से ही सोच रहे थे कि उनका चुनाव नहीं होगा, क्योंकि वे तो बस साधारण कुल्ली हैं। लेकिन तब उनके नाम पुकारे गए। रियन और शू को कुरामिन शिजुका ने चुन लिया। ये दोनों चौंक गए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर शिजुका ने उन्हें बताया कि वहाँ मौजूद एक्सप्लोरर्स में से ये दोनों ही सबसे अच्छी पसंद थे। उन्होंने उनकी जानकारी पहले ही देख ली थी और उनकी क्षमता को पहचान लिया था। शिजुका ने शू और रियान को यह भी बताया कि अगर वे ये अनुरोध मान लेते हैं तो उन्हें बोनस मुआवजा भी मिलेगा। शू को लगा कि कुछ एक्सप्लोरर्स इस विचार के खिलाफ होंगे, पर जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया सभी चुप थे। फिर शिजुका ने उन दोनों से कहा कि वे इस ऑफर को ठुकरा भी सकते हैं। लेकिन तब शू को याद आया कि वो बचपन से ही इस पल का सपना देख रहे थे और अभी उनके पास मौका भी है कि वो कोरिया के सबसे मजबूत एक्सप्लोरर्स के साथ जा सकते हैं। हमारे मुख्य किरदार ने हिम्मत जुटाई और शिजुका को बताया कि वो रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा। इस फैसले से रियान चौंक गया, पर फिर वो भी बोलने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें बताया कि वो भी जाएगी और इसी के साथ पहली टीम पूरी हो गई। उनका मिशन तब तुरंत शुरू हो गया। फ्रेश ब्लड आइडल्स में जो लोग थे वे सभी मजबूत थे और उन्होंने शुरुआती मंजिलों के मॉन्स्टर्स से बिना किसी परेशानी के निपट लिया। शुरुआत में वो नर्वस था क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन इन लोगों को लड़ते देखकर शूए शांत हो गया। फिर उसने सोचा कि अगला फ्लोरा छठा होगा और यहीं पर मॉन्स्टर्स और ताकतवर होने लगते हैं। जब उसने सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये मॉन्स्टर उसके पीछे प्रकट हुआ। मॉन्स्टर शू की तरफ झपटा, लेकिन तभी रियन ने उसे काट दिया। हमारे एमसी
ने रियन को उसे बचाने के लिए जल्दी से धन्यवाद दिया, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। रियन सच में डरा हुआ था। जब वो सोच रहा था कि रियन ने पहली जगह में एक्सप्लोरर बनने का फैसला क्यों किया, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। एक्सप्लोरर्स ने एक मॉन्स्टर का घोंसला पाया और उन्होंने पोर्टर्स से कहा कि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करें। शू घबराने लगा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है लड़ाई की कला, और ये मकड़ी राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा था। रायन उस राक्षस से निपटने की कोशिश कर रही थी, पर वो बहुत कमजोर थी। फिर उसकी तलवार फेंक दी गई और रियन गिर पड़ी। मकड़ी ने भी अपनी कला का इस्तेमाल करके रियन को बांध दिया। अब उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। शू को पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी समीक्षा कला का इस्तेमाल किया और उस मकड़ी की जानकारी देखी। उसकी मुख्य विशेषता थी कि वो अपने शिकार को बांधकर बाद में खाती थी। शू ने अपने स्टोरेज में कुछ ढूंढने की कोशिश की जिससे वो इस राक्षस का मुकाबला कर सके। उसे एक कीटनाशक मिला एक लाइटर में। उसने सोचा कि एक फ्लेम थ्रोवर बनाए क्योंकि इस मकड़ी की कमजोरी आग थी। फिर उसने इसे मकड़ी पर तान के फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर हमारा संचालक याद किया कि उसने ये कीटनाशक कल रात का इस्तेमाल किया था जब उसने अपने अपार्टमेंट में एक तिलचट्टा देखा था। फिर राक्षस ने रायन पर हमला किया। शू उनकी ओर भागा ताकि उसके हमले को रोक सके। वो वक्त पर वहां पहुंच गया था। वो खुद की बलि चढ़ाने का सोच रहा था बजाय कि रियन को चोट लगे, पर जैसे ही ये सब होने वाला था उस राक्षस का खून फूट पड़ा। शू और रियोन ने अपने सिर घुमाए और देखा शिजुका अपनी कला ब्लड बुलेट का इस्तेमाल कर रही है। ये महिला लगातार इस दानव पर अपनी कला से हमला कर रही थी। शू को तब समझ आया कि उसके और इस महिला के बीच कितना फर्क है। सच में वो एक ए ग्रेड की एक्सप्लोरर है। उस घटना के बाद शू और रियन वापस गए और अपने अभियान को जारी रखा। रियन ने माफी भी मांगी क्योंकि शू को उसकी रक्षा करनी पड़ी। उसे शू की रक्षा करनी चाहिए थी। उसने फिर शू से कहा कि वो पक्का करेगी कि अगली बार वो ही उसकी रक्षा करे। शू ने तब सोचा कि रियन वाकई में एक अच्छी लड़की है। जबकि अग्रिम पंक्ति के सैनिक राक्षसों से लड़ रहे थे, रियन ने शू से पूछा कि उसने एक्सप्लोरर क्यों बना। शू को तब कुछ याद आया। अस्पताल में कोई है। हमारा मुख्य किरदार तो ख्यालों में खोया हुआ था और रायन ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। वही वो वक्त भी था जब उन सबको रोकने पे मजबूर होना पड़ा। शू को अपनी आंखों देखी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। उसी वक्त हॉल में अचानक भारी दबाव भर गया और फिर किसी ने चिल्लाया कि व्यवर्ण अचानक से प्रकट हो गया है। ये भी रैंक का राक्षस है और इसकी कोई कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है। शू को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इस तरह के राक्षस से सामना हो जाएगा। उसका मूल्यांकन ये भी बता सकता था कि इसे हराने के लिए कितने शिकारी चाहिए होंगे। ऐसा लग रहा था कि 3 बी रैंक के अन्वेषकों को इस बी रैंक राक्षस को हराने में लगेगा। फिलहाल उनके पास बी रैंक के अन्वेषक काफी ज्यादा हैं। और बात की जाए तो शिजुका जो ए रैंक में थी वो भी उनके साथ थी। लेकिन फिर उन अन्वेषकों ने अपने पीछे कुछ सुना। वो एक और व्यवर्ण था। आमतौर पर उच्च रैंक के राक्षस झुंड में नहीं आते हैं, लेकिन ये ए रैंक डंजन में है और यहाँ ये चीजें इस डंजन के बॉस के मुकाबले कमजोर मानी जाती हैं। तब शिजुका ने दूसरे व्यवर्ण की तरफ तेजी से दौड़ लगा दी। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वो इसका ध्यान रख लेंगी और उन्हें देरी तक दूसरे व्यवर्ण को रोक कर रखना चाहिए, और उसने ये काम खासकर शू को सौंपा। फिर भाईवर्ण ने हमला शुरू किया और वो रियान और शू को लगभग मार ही देता। ये दानव वाकई में खतरनाक था। एक बंदा भाईवर्ण के सामने आया और अपनी लौ तलवार से उसे काटने की कोशिश की। शू को पता था कि हमला बेअसर रहेगा क्योंकि भाईवर्ण को आग से छूट है। उसने इस भाईवर्ण को रोकने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। रियान उसके सामने आई और उससे बोली कि वो हमारे मेन कैरेक्टर की रक्षा करेगी। शू फिर से ये होने नहीं दे सकता था। उसने फिर अपने साथी एक्सप्लोरर्स को वाइवर्न की स्किल्स के बारे में चिल्लाकर बताया। उसने उन्हें बताया कि इसमें फायर बॉल और स्काई अटैक जैसी स्किल्स हैं। उसने ये भी बताया कि ये स्किल्स कैसे काम करती है। शू ने साफ तौर से अगर साथियों का ध्यान खींच लिया। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं था कि ये ऊंची रैंक वाले एक्सप्लोरर्स अमीर पोर्टर की बात को मानेंगे या नहीं, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। उसने उनके चेहरे पर शक को देखा, लेकिन फिर किसी ने जवाब दिया। शू को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। वो एक बंदा था जिसके पास आग की तलवार थी। फिर वो अपने गिल्ड के साथियों को उनके प्लान के बारे में समझाने लगा कि इसको कैसे संभालना है। वाइवरनॉफ, ये बंदा बता रहा था कि शू ने अपने शरीर से रियन की ढाल बनके उसकी रक्षा की और वो ऐसा करने वाले इंसान पर भरोसा करेगा। शू को यह इशारा बहुत पसंद आया और हिदायतें देने के बाद ये आग वाली तलवार वाला बंदा शू से पूछता है कि कुछ और जोड़ना चाहेगा वो। पर जवाब देने से पहले शू ने देखा कि वाइवर्न अपने मुंह में आग की गोली चार्ज कर रहा है और उसने टीम को चेताया। ये जादूगर लोग फौरन बर्फ की ढाल बना के हमले को नकार देते हैं और ये कामयाब रहता है। वो लोग आग की गोली को डालने में सफल हो गए। पता चलता है ये भविष्यवाणी की कला शू की नई स्किल है जिसे निरीक्षण कहते हैं।
वो देख पाता है कि राक्षस आगे क्या करने वाला है। शू ने उन्हें बताया कि वाइवर्न अगला आकाश हमला करने वाला है। वाइवर्न तेजी से एक्सप्लोरर्स की तरफ दौड़ा, पर शू की चेतावनी के चलते अग्रपंक्ति ने तैयारी कर ली और हमले को ढाल दिया। वाइवर्न उनकी ढाल से टकराया जिसमें कीलें लगी हुई थीं। इन कीलों ने वाइवर्न के गर्दन को काट दिया और फिर शिजुका उस वाइवर्नॉफ से मुकाबला करने को आ गई। उसकी गिल्ड के लोग अपने मालिक को देख के चैन की सांस ली। इस महिला ने एक और कला इस्तेमाल की जिसे खून निकालना कहते हैं। ये कला उसके हमले की खासियत थी। उसे भी कटरा की तरह खून से छिरे रस्सेजात दस करने का कौशल था। फिर वाइवर्न को सूखने के लिए छोड़ डच दिया गया। वो हार गया और उसे एक वस्तु गिरी। इस महिला के पराक्रम से अब भी हैरान थे। फिर एक के बाद एक सूचनाएं आईं कि उन्होंने उस लेडरी ढाई से बहुत तजुर्बा हासिल किया। ये इसलिए क्योंकि इनकी टीम के सभी लोगों ने इनके कौशल और योगदान को पहचाना। शू का स्तर एक बार फिर से ऊपर चढ़ गया। रियन ने भी शू को बधाई दी क्योंकि हालांकि वे सिर्फ एक कुली थे, उन्होंने बहुत बद्धा किरदार निभाया। हमारे मुख्य किरदार ने रियन का धन्यवाद किया इसके लिए। उसके बाद शू ने अपने मूल्यांकन कौशल से अन्वेषकों की मदद करना जारी रखा। वे डंजन के ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि उनकी सहायता करने से उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं मिला, पर इससे भी उनका स्तर 20-22 हो गया। कुछ समय बाद अभियान टीम ने थोड़ा विश्राम करने और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। शू को अपनी काबिलियत से कुछ खास नजर आया। उसने पता लगा लिया कि उनकी टीम में सबसे ताकतवर एक्सप्लोरर कौन है। फिर उसने किसी की आवाज सुनी कि शू को साथ लाना सही फैसला था। वो शिजुका थी। उसने शू की मदद की तारीफ की। उसने ये भी बताया कि शू की अप्रेजल स्किल ने बहुत मदद की। शू को लगा कि उसे उसकी स्टोरेज स्किल के वजह से ग्रुप में जगह मिली। शिजुका ने कहा कि उसे शू की दोनों काबिलियतें पसंद हैं, खासकर नई वाली। यही बात ने शू को एहसास दिलाया कि ये औरत कुछ अलग ही है, क्योंकि उसने उसकी काबिलियत की महत्ता को पहचाना। फिर उसे लगा कि शायद शिजुका ने रियान की शक्ति को भी पहचाना है, इसीलिए उसने रियान को भी काम पर रखा। शू सोचने लगा कि शायद ये टीम इस डंजन को साफ कर पाएगी। जैसे जैसे वे अंदर और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारते गए, शू के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते गए और अब वह पहले से ज्यादा पॉइंट्स कमा रहा है। ये इसलिए क्योंकि इस अभियान टीम का उस पर विश्वास काफी बढ़ गया है। अब लोग सोचते नहीं कि शू सिर्फ एक साधारण कुली था। हर 10 लेवल पर जो एक्सप्लोरर पहुंचता है, उसे हर 5 लेवल में एक नई स्किल मिलेगी। ये स्किल्स अपग्रेड हो सकती हैं। शू अब उम्मीद करता है कि वह जल्दी लेवल अप कर पाए ताकि टीम की भरपूर मदद कर सके। पर तब शू को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। वहाँ एक ऑग्र धैर्य से रियान्स पीछे इंतजार कर रहा है। रियन चलते हुए शू से बात कर रही थी, तभी मॉन्स्टर दिखाई दिया और रियन पर हमला करने वाला था। शू ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की कि रियन को पत्थर की राह से हटा दे, पर उसे पता था कि वो समय पे नहीं पहुंच पाएगा। बेचैनी में शू ने अपनी स्टोरेज स्किल का इस्तेमाल किया। उसने पत्थर को अपनी स्किल में स्टोर करने की कोशिश की। उसने ये कर दिखाया, पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह दीवार से जा टकराया। उसी समय बाकी के ऑगर्स भी नजर आने लगे और एक्सप्लोरर्स को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई। इधर हमारे एमसी का हाथ टूट गया था और उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसको ऐसी हालत में देखकर रियन बहुत गुस्सा हो गई और अचानक उसके चारों ओर सोने के माना गिर गए। उसकी तलवार सोने के ताकतवर माना से घिर गई थी। शू को पता चल गया कि आखिरकार उसने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया है। वह ऑग्रे की ओर दौड़ी और उसको आधा काट दिया। इसने शिजुका का ध्यान खींच लिया। रियो नेवा की असली ताकत यही थी। उसकी क्लास दिव्य समनर की थी। हालांकि वह सिर्फ 16 लेवल की थी, पर उसके स्टैट्स तो चार्ट से बाहर थे। उसकी तलवार के अंदर दिव्य जानवर भी बसे हुए थे। बस एक दिक्कत थी कि वह अपनी शक्ति पर काबू नहीं कर पा रही थी। ऑग्रे को पछाड़ने के बाद रायन जल्दी से शू के पास भागी उसकी देखभाल करने। फिर एक हीलिंग पोशन शू की ओर फेंकी गई और वो उसे पकड़ने में सफल रहा। वो पोशन शिजुका ने दी थी। उसने उसको बताया कि वह पोषण उसके टूटे हाथों को ठीक करने के लिए काफी थी। शू ने वो पोषण लेने से मना किया क्योंकि वो बहुत महंगी चीज थी, लेकिन शिजुका ने जोर दिया। उसने तो शू को पोषण खोलते समय भी चिढ़ाया। रियन और शू दोनों जानते थे कि वो ये सब उसे चढ़ाने के लिए ही कर रही थी, पर वो कारगर तरीका था। इस घटना के बाद शिजुका ने खुलासा किया, उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट एक दिन के लिए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि वे अभी भी डंजन में और आगे जाने की सोच रहे थे। ये मूल योजना में नहीं था, पर शू की वजह से ये बदल गया। वो बहुत बड़ी मदद था। शू ने विनम्रता से इसे नकारने की कोशिश की क्योंकि उसको पता था कि नए खून वाले आइडल्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन शिजुका ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है। पता चला कि वे पिछली बार भी इसी डंजन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर चुके हैं और वे इतना भी आगे नहीं जा पाए थे। शू उनके चेहरों में ये देख पा रहा था। वे वाकई में उसकी मदद को सराहते हैं।
ये जानकर शू के अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। शिजुका ने तो उसे एक्सपीडिशन खत्म होने के बाद अपनी गिल्ड में आने का न्योता भी दिया। रियान खुश था क्योंकि शू को इस ताकतवर गिल्ड ने अभी स्काउट किया था। अब तक शू सोचता रहा था कि उसकी क्षमता किसी काम की नहीं है, लेकिन अब उसे पहली बार अपनी कीमत का एहसास हुआ। यह वह पल था जब वह बहुत खुश था, लेकिन यही वह पल भी था जब उन्हें आपदा का सामना करना पड़ा। उनका अभियान सच में आराम से चला गया। वे 25वीं मंजिल तक पहुंच गए और फिर रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले ही इस डंजन के आखिरी बॉस के दरवाजे के सामने खड़े थे। कुछ खोजकर्ता हैरान थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी पहली बार ए श्रेणी के डंजन का बॉस दरवाजा देखा था, और उस पर से उन्हें पता था कि इस भारी दरवाजे के पीछे एक जबरदस्त दानव उनका इंतजार कर रहा है। अगर खोजकर्ता इस डंजन के बॉस को हरा पाते तो ये डंजन हमेशा के लिए मिट जाएगा। बॉस के कमरे के अंदर एक स्वयं विनाश की तंत्र लगी हुई है जिसे सक्रिय किया जा सकता है। शू सोच रहा था कि शिजुका और उसकी टीम इस डंजन को नष्ट नहीं करेगी, यहाँ तक कि अगर वो बॉस को हरा भी देते हैं। इस डंजन का इस्तेमाल प्रयोगों के लिए किया जाएगा क्योंकि आखिरकार मानवता के इतिहास में किसी ने ए श्रेणी के डंजन को हराया नहीं है। इस बात को जानते हुए शिजुका ने अभियान टीम से कहा कि वो अब वापस जाएंगे और डंजन बॉस से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी सदस्यों ने भी अपने नेता के फैसले से सहमति जताई। वो सब थक चुके थे क्योंकि वो पूरा दिन लड़ते रहे थे। शुए को राहत मिली कि आज उन्हें किसी की जान का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, पर तभी उन्होंने एक आवाज सुनी जो ये बोल रही थी। सबकी सांसें अटक गईं। वो आवाज बस के कमरे के अंदर से आई थी। शिजुका ने तुरंत एक्सपेडिशन टीम को सावधान रहने को कहा। उसको पता था कि ये एक खतरे की निशानी है। सब ने अपने हथियार ऊंचे कर लिए। कमरे से कुछ भी निकल सकता है, इसके लिए तैयार होकर शिजुका दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने बोला और पूछा कि दूसरी तरफ कौन है। उस राक्षस ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता। उसने खोजी दल को चुनौती दी कि दरवाजा खोलकर खुद ही पता करें। शू को पता था कि ये राक्षस उन्हें बस दरवाजा खोलने के लिए उकसा रहा है। उसने अपना हुनर भी आजमाया पर काम नहीं किया। शिजुका ने राक्षस को जवाब दिया। उसने कहा कि वो अभी इसके बिल में नहीं घुसेंगे। सबको पता है कि हर डंजन में बॉस राक्षस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कोई दरवाजा न खोले। फिर क्या बॉस ने अचानक से बोल दिया कि वो खुद ही बाहर निकल जाएगा। ये बातें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। दरवाजा वाकई खुलना शुरू हो गया। एक गहरी अमंगल छाया भी बाहर आई और फिर यह प्राणी खोजकर्ताओं से मिला। इस बॉस राक्षस में एल्वाज की ही खूबियां थीं। शिजुका ने इस एल्फ से कुछ सवाल पूछे जबकि वह अपनी रक्षा बरकरार रखे हुई थी, लेकिन फिर यह राक्षस वास्तव में कुछ भी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह क्या था। वह बस इतना जानता था कि उसे हर एक को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। उसने यह शब्द कहे और 2 अग्रणी योद्धाओं के सर गिर गए। अभियान दल को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। वे नहीं जानते थे कि अभी क्या हुआ। शिजुका ने जवाब देने की कोशिश की और अपनी टीम से कहा कि उन्हें अपना गठन कायम रखना चाहिए। इस बीच शो सन्न रह गया। एहसास धीरे धीरे जागृत होने लगा और वह अपनी काया को भी हिला नहीं सकता था। अब तक डंजन में प्रवेश करने के बाद से किसी की मौत नहीं हुई थी। उसने भूल गया था कि डंजन को मौत की भूमि भी कहा जाता है। रियन खुद को संभाल नहीं पाई और वह गिर पड़ी। शिजुका ने फिर शो से पूछा कि इस राक्षस के बारे में उसकी क्षमता क्या कहती है। वो लगातार शू से पूछती रही पर लगता है शू अभी भी सदमे में था। रायन अभी भी कोशिश कर रही थी शू से कहने की कि वो बस उसके पीछे छुप जाए, हालांकि वो खुद कांप रही थी। ये देखकर शू होश में आ गया और उसने अपनी स्किल इस्तेमाल की। उसने देखा कि ये राक्षस एक डार्क एल्फ था। इसका जादू डबल ए रैंक का और शारीरिक क्षमता बी रैंक की थी। इसके 4 गजब के ओवरपावर्ड स्किल्स भी थे। डार्क एल्फ का चेहरा बदल गया। अब इसकी हंसी के साथ एक डरावनी ऑरा भी थी। डार्क एल्फ ने एक्सप्लोरर्स से पूछा कि वे उसे हराने की योजना कैसे बना रहे थे। शू ने कुछ कदम पीछे हट ली। उसे पता था कि इस राक्षस को हराने के लिए कम से कम 3 ए रैंक के एक्सप्लोरर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ शिजुका ही था। शू ने देखा कि डार्क एल्फ जादू करना शुरू कर रहा था क्योंकि जादू के घेरे उसके चारों ओर बनने लगे। उसने फटाफट सभी को चिताया, पर इस एल्फ का हमला बहुत तेज और शक्तिशाली था। उनमें से कोई भी इसे बचा नहीं पाया। सबका हम तो उड़ गए थे। शू और बाकी लोग उठने की कोशिश कर रहे थे। वो काला एल्फ सीधे शू के सामने आके पूछ बैठा कि शू को कैसे पता चला कि वो हमला करने वाला है। अब उस एल्फ का पूरा ध्यान शू पर है। शू को पता था कि वो इस राक्षस को हरा नहीं सकते। उसने कहा कि हमें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए, पर इससे वो काला एल्फ खींच गया क्योंकि वो अभी भी हमारे साथ खेलना चाहता था। फिर उसने एक और कौशल जादू किया। एल्फ ने अपना कौशल इस्तेमाल किया जिसका नाम स्टोन शील्ड था और उसने खोजी लोगों के निकलने के
एकमात्र रास्ते को रोक दिया। कुछ लोगों ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की पर वे नाकाम रहे। एल्फ ने कहा कि इस चट्टान की घनता बहुत ज्यादा है जो सिर्फ खोजी लोगों द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती, पर उसने कहा कि उनके बीच में 2 लोग ऐसे हैं जो इसे तोड़ सकते हैं। शू को पहले से पता था कि ये 2 लोग रियन और शिजुका हैं, पर रायन अब भी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाई है। फिर उसने शिजुका से कहा कि वो दीवार का ध्यान रखे जबकि वे लोग एल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं। शिजुको अभी भी इस फैसले पे शक कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि कोई भी इस दानव का मुकाबला नहीं कर सकता, पर उसके गिल्ड वाले आगे आए और बोले कि वो इसका ख्याल रखना जब वो दीवार तोड़ रही हो। शिजुका को पता था कि उनके पास यही एक रास्ता है, इसीलिए वो पत्थर की दीवार की ओर बढ़ी। वो अंधेरे वाले एल्फ को बोरियत हो गई और वो दूसरा मंत्र डालने वाला था। शू को ये पता था और उसने उन्हें चेतावनी दी कि ये मंत्र एक मध्यम स्तर का पानी का मंत्र होगा। जादूगरों ने अपने लकड़ी के मंत्र डाले और ये पानी विशेषता को काटने वाला था। उन्होंने इस हमले का बचाव करने में सफलता पाई, पर इससे वो अंधेरे वाला एल्फ और भी चिढ़ गया। उसने एक और मंत्र डाला जिसका नाम था जानवर बुलाना, और ये छोटे छोटे दानव निकल आए। इन्हें ड्रैगनफ्लाई कार्निवोर कहते हैं। ये दानव शू की ओर लपके। रियान ने आकर इन परेशान करने वाले ड्रैगन फ्लाइज को काट डाला। वो अंधेरे वाला एल्फ ने रियान की तारीफ की उसके बेहतरीन हुनर के लिए, पर फिर उसके बाद आग का जादू हुआ। जादूगरों ने तो एक स्टील की ढाल बना ली, पर वो अंधेरे वाला एल्फ बोला कि शू आधा सही था। निकला कि आग के जादू के पीछे ऑइंट का जादू था। शू ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की। उसने आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसको लगा कि बहुत देर हो चुकी है, पर तभी एक कौशल नाम की अविचलित भारी कवच जादू चल गया। इससे डार्क एल्फ के जोरदार हमले रोक दिए गए। इन दोनों ने शुदो को याद दिलाया कि उन पर थोड़ा और भरोसा करके देखना चाहिए। ये जादू कोई मजाक नहीं था। ये सिर्फ 2 रात की कक्षाओं वालों द्वारा ही चलाया जा सकता है और उनके शरीर इस्पात की तरह मजबूत होने चाहिए। ये 2 आदमी अपनी उपलब्धि से खुश होकर जश्न मना रहे थे, लेकिन शू के चेहरे पर दिख रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। शू ने उस आदमी का नाम पुकारा, लेकिन ज्यादा कुछ कह पाने से पहले उसका सर कट कर गिर गया। बाकी के आदमी को भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। उसको गर्मी लग गई। डोनट क्लब में आपका स्वागत है। बढ़िया है सर। इस बीच शू बिल्कुल टूट चुका था। उसे डार्क एल्फ से कोई माना महसूस नहीं हुआ। डार्क एल्फ ने उससे कहा कि उसने स्पेल छोड़ने से पहले एक मंत्र पूरा किया था और यही वजह थी कि शू माना को डिटेक्ट नहीं कर पाया। फिर से हमारा मुख्य किरदार कोने में फंस गया। ठीक उसी वक्त जब वो अपनी कीमती मूल्यांकन करने की काबिलियत का मजा लेने लगा था, तभी ये आपदा आ गई। शू यकीन नहीं कर पा रहा है कि सबसे कमजोर एक्सप्लोरर वापस शुरुआत पर आ गया। वो उत्साहित हो गया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होना नहीं था। पर जब वो अपने फैसलों पर पछता रहा था, तभी ढेर सारी नोटिफिकेशंस निकलने लगी। ये अनुभव बिंदु उसके YouTube वीडियो से आए थे। शू फिर लेवल अप हो गया और सिस्टम ने उसे दिखाया कि उसे एक और स्किल मिल गया। उसी क्षण शू की वर्ल्ड अचानक रोशन हो गई। शिजुको ने भी पत्थर की दीवार में छेद कर दिया था। उसने सभी को भागने के लिए कहा, जबकि वह उस डार्क एल्फ को व्यस्त रखेगी। एक्सप्लोरर्स निकलने की ओर भागे, पर फिर डार्क एल्फ ने कहा कि कोई नहीं बच पाएगा। उसने एक और पत्थर की ढाल बनाई और एक नई दीवार उभर आई। उसने उनका रास्ता रोक लिया। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि शिजुको उसे फिर नहीं तोड़ दे पाएगी, क्योंकि अब वो उसका सामना करेगा। रियन नीचे गिर गई क्योंकि उसने इस डंजन से बचकर निकलने की उम्मीद खो दी थी। इधर शुबस अपने स्टेटस विंडो में ही मशगूल था। हमारे मुख्य किरदार ने मुस्कुराकर रियान से उठने को कहा। लगता है कि उसके दिमाग में कोई प्लान था। उसने रियान से भी बोला कि वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करे और एक दिव्य जीव को बुलाए। शू रियान को समझाने की कोशिश कर रहा था जब ये दोनों लड़ रहे थे। रियान ने उससे कहा, अगर वह यह काम कर भी ले तो वो दिव्य जीव को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाएगी। शू ने रियान को भरोसा दिलाया कि वह उसकी पूरी मदद करेगा और इससे रियोन ने फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया। बाकी सभी एक्सप्लोरर्स अभी भी डार्क एल्फ के हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शिजुका ने भी उनसे कहा कि उन्हें खुद की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शू को पता था कि उनके रैंक वाले एक्सप्लोरर भी पहले ही काफी परेशानी में हैं। फिर उसने रियोन को दिव्य जीव को बुलाते हुए सुना। ये वो मिथकीय सर्प दिव्य देवता ओरोची है। रियोन ने आखिरकार अपनी सच्ची शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वो ये सब कर पाई क्योंकि उसने शो पर विश्वास किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर शू ने शिजुका से कहा कि वो फिर से पत्थर की दीवार को तोड़ने की कोशिश करे, जबकि वे दोनों इस डार्क एल्फ को पकड़े रहे। यहाँ तक कि वो डार्क एल्फ भी इस दिव्य प्राणी से वो हैरान रह गया। उसने रियान को फिर से यकीन दिलाया कि वो ही ओरोची को काबू करेगा और वो जो करना चाहती है उस पर ध्यान दे सकती है। पता चला हमारे एमसी का नया स्किल कॉपी था, जो उसे दूसरे एक्सप्लोरर्स का स्किल सीधे सीधे कॉपी करने देता था। उसे यह स्किल 30वें लेवल पर पहुंचने के बाद मिली और अब दोनों मिलकर ओरोची उस दिव्य देवता को कंट्रोल करने के लिए काफी थे।
यह दिव्य सांप वाकई में उनकी बात सुन चुका था और उन्हें अपना स्वामी मान चुका था। इसने उन दोनों को खुश कर दिया क्योंकि वे सफल हो गए थे। फिर रायन ने इस दिव्य प्राणी को उसका पहला हुक्म दिया, वो था काले एल्फ को मार डालो। ओरोची ने तुरंत अपना ध्यान काले एल्फ की तरफ किया। फिर काले एल्फ ने अपना डार्क बुलेट स्किल इस्तेमाल किया, मगर वो बेअसर रहा। ओरोची को एक भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ओरोची ने काले एल्फ पर हमला शुरू कर दिया। इसी बीच शिजुका और बाकी एक्सप्लोरर्स पत्थर की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो काला एल्फ उन्हें भागने से रोकने के लिए एक और जादू करने वाला था। रियोन ने वाराची से कहा कि वो उसे जादू इस्तेमाल करने से रोके, और दिव्य प्राणी ने बिल्कुल वैसा ही किया। वही समय था जब उन्होंने पत्थर की दीवार को तोड़ दिया था। शिजुका ने शू और रियोन को बताया कि वे आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों ने अभियान टीम का अनुसरण किया। अंधेरे एल्फ को अकेला छोड़ दिया गया और उसने अपनी हार मान ली, पर मारोची अभी भी उसके सामने था। अचानक ये महिला एलएफ पैन शिरोइराची को जमीन पर पटक दिया। उसने दिव्य प्राणी को सिर्फ एक ही वार में हरा दिया। ये महिला एलएफ इस बात से नाराज थी क्योंकि अंधेरे एल्फ ने मामले को संभालने में असमर्थ रहा जब वह सो रही थी। उसके बाद अंधेरे एल्फ ने दिव्य प्राणी की कमजोरी पता लगा ली। वो बस अपने बल से इससे लड़ सकता था। उसके बाद ये दोनों बॉस मॉन्स्टर अपने कमरे में वापस चले गए। फिर हमें पता चला कि मर्दाना एल्फ का नाम डा था और महिला एल्फ का कुछ नहीं बताया गया। दोनों सोचते थे कि क्या खोजी लोग वापस आएंगे, खास तौर से शू। मिशन के बाद शू के बैंक खाते में पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गया। वो तो बस 1,50,000 येन की उम्मीद कर रहा था, पर मिशन लंबा चलने से उसे 10 लाख येन मिल गए। डंजन में मरे हुए 4 लोगों को भी उनकी योग्य अंतिम संस्कार सेवा दी गई। भले ही उनके शरीर यहाँ नहीं थे क्योंकि वो बस अंदर जाकर उन्हें वापस ला नहीं सकते। शू, रियन और शिजुका ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। इससे शू ने कसम खाई कि वो उस डंजन में वापस जाएगा और उस डार्क एल्फ को उसके किए की सजा दिलाएगा। वह खुद ही उस डार्क एल्फ को हराएगा। इस बीच उसकी उस ताकतवर बस के बारे में वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रेंडिंग हो गई और उसे YouTube पर 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे क्योंकि ये एक बैंक डंजन से बस थी। शू ने डंजन के अंदर के अन्य मॉन्स्टर्स को भी रिकॉर्ड किया और अभी वह 57 वीडियोस बना सकता है। उसके पहले वाले वीडियो भी अधिक व्यूज पाना शुरू कर दिए हैं और चूंकि उसे मिशन से 10 लाख येन मिले, वो सोच रहा था कि वीडियोस एडिट करने के लिए एडिटर्स को हायर करेगा। हमारा मुख्य पात्र उस अनुभव के पीछे था जो उसे मिलेगा अगर और लोग उसके वीडियो देखो। और कुछ समय बाद वो 77वें लेवल पर पहुंच गया। शू को इस प्रगति से सच में खुशी हुई। ये जैसे आराम से अनुभव अंक कमा रहा हो। अब ये रही आरएमसी की नई स्थिति विंडो। उसने लेवल अप होते हुए ढेर सारे नए कौशल हासिल किए। उसके कुछ कौशल बहुत सुधरे, खासकर स्टोरेज कौशल जो एक पूरे जिम जितना बड़ा था। उसे एक और कौशल मिला, नाम है पियर्सिंग साइट, जिससे शू दानवों और डंजन के दरवाजे के पीछे की चीजों का मूल्यांकन कर सकता है। शू अपने पास के एक डंजन में भी गया। ये डंजन भी रैंक का है और ये पहले ही साफ किया जा चुका है। इस डंजन में 100 मंजिलें हैं और दानव आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही मुख्य कारण है कि शू पहले जगह पर आया। फिर उसने अपना नया कौशल इस्तेमाल किया जिसे स्पिरिट कहते हैं। शू ने एक स्पिरिट बुलाई जिसका नाम जेनिक एरिस है। तभी काला धुआं उसे घेरने लगा और ये काला जीव उसके सामने प्रकट हुआ। ये है शू का सबसे नया साथी जेनिक यूरुस। जो रूह की महारत उसने हासिल की है वो शू को मरे हुए की आत्मा बुलाने की इजाजत देती है, बिल्कुल नेक्रोमेंसर या समनर की तरह। शू पहले ही जेनिकुरा की शक्ति को पहचान चुका था। उसे पता था कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है, पर देवताओं के जानवरों जितनी नहीं। पर एक दिक्कत ये थी कि जब भी शू उससे कोई मदद मांगता वो अपने मालिक से पैसे लेता। इस बार शू को करीब 8 घंटे की मदद चाहिए थी और जेनिकुरुस ने बताया कि उसे 80,000 येन देने पड़ेंगे। ये आत्मा एनर्जी की जगह पैसे लेती है, लेकिन जैसे ही सौदा तय हो जाता ज़नाकिरिस वो सब कुछ करेगा जो शू चाहता है। ये बंदर ने तो अपने मालिक को ये भी पेशकश की कि अगर वो उसकी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा उपयोग करना चाहेगा तो 50,000 अतिरिक्त देने पड़ेंगे। शू ने पेशकश ठुकरा दी और इससे जेनिकुरुस चिढ़ गया। जल्दी ही राक्षस दिखाई देने लगे और शू को ज़ानिकिरिस में घेर लिया। फिर उसने अपने मालिक से कहा कि वो दिखा देगा एक ए रैंक की आत्मा क्या कर सकती है। जेनिक्यूरस ने अपनी सीमित शक्तियों को छोड़ना शुरू किया और फिर उसने अपना जादू चलाया उन छिपकली वाले दुश्मनों के खिलाफ। हमारे नए आत्मा ने बस एक ही हमले में सबको धूल चटा दी और सामान गिरने शुरू हो गए। बस ऐसे ही शू ने 40,500 अनुभव प्राप्त किया। हरे मसीह के पास अब एक खेल योजना है। वो अकेले ही खोजबीन के लिए गुफाओं में जाता रहेगा और एक ही वक्त में अपने YouTube से कमाई की व्यवस्था भी कर
मिलेगा। शू को रियान से एक संदेश मिला और वो इस बारे में था कि वो वही शख्स था जिसने उसे स्लाइम का इलाज करने में मदद की थी। शू के YouTube चैनल पर जो पहले व्यक्ति ने टिप्पणी की वो रियान थी। उस लड़की ने उसका फिर से धन्यवाद किया। शू को वाकई में एक अच्छी लड़की मिली। फिर जेनी किरिस ने अपने मास्टर को छेड़ना शुरू कर दिया। शू ने उस आत्मा से कहा कि रियान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने उसे ये भी बताया कि शू का सारा पैसा जेनी किरिस को देने में खर्च हो जाएगा। शू ने यह भी समझाया कि वो एक खोजी के रूप में कमजोर है। उसकी क्षमताएं औसत के आसपास ही हैं, भले ही उसका लेवल बहुत ऊपर चला गया हो, और वो जेनिक यूरस की शक्ति पर निर्भर रहेगा। जेनिक यूरस को शर्म आ गई, पर वो इसे मानने में भी झिझक रहे थे। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि शू को एक और मैसेज आ गया। इस बार वो मैसेज उसके एडिटर का था। मैसेज में लिखा था कि एडिटर एक खास ओकनो ट्रैक चाहते हैं और वो शू को खाने पर बुला रहे हैं।